राम राम सा। कल हमने बात की थी कि आपकी जो कट ऑफ है आर एस मेन्स 2024 की वो किन फैक्टर्स पर निर्भर कर सकती है। आज हम जो है बात करेंगे कि जो आपका रिजल्ट है और जो आपका सिलेक्शन है मेंस एग्जाम में वो किन किन फैक्टर्स पर जो है निर्भर कर सकता है। तो एक एक चीज़ जिन जिन पर जो आपका जो सिलेक्शन होगा जो आपका रिजल्ट होगा वो निर्भर करेगा। हम जो है वो डिटेल में जो उनको लेकर जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर पहली चीज़ की बात करूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पूरे पूरे आपने जो मेंस का एग्ज़ाम दिया है वो है आपके डिमांड, कि आपने जो है मेंस के एग्जाम में जो है डिमांड को कितना समझा है प्लस डिमांड को जो है कितना पूरा किया है। यानी कि डिमांड को सटीक रूप में समझना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ समझने से काम नहीं चलता। जैसे कि आपने सवाल पढ़ा होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर सवाल आ रखा था, ज़्यादातर ने उस सवाल को जो समझ लिया होगा, लेकिन सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। आपने उस डिमांड को जो कितना पूरा किया है, कितना सटीक भाषा में आपने जो आंसर लिखा है उस पर भी जो चीज़ें डिपेंड करेगी। समझना प्लस उसको पूरा करना काफ़ी ज़्यादा जो इनमें डिफरेंस है। इसलिए अगर आपने डिमांड को कितना पूरा किया है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने हर सवाल को जो है हर सवाल में डिमांड को अच्छे से समझा है, अच्छे से लिखा है, तो आप जो है सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगर डिमांड को सब समझा ही नहीं है लेकिन पूरी पूरी कॉपी भर के आए हैं तो भी जो हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो, भले ही आपने कॉपी पूरी पूरी भर दी हो। लेकिन डिमांड से दूर हो तो शायद हो सकता है कि सिलेक्शन से भी दूर रह जाओ। डिमांड के बाद में जो चीज़ है वो आपके है आपका कंटेंट, कि आपने जो कॉपी में कंटेंट लिखा है वो किस लेवल का है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि दूसरों से कितना यूनिक व ऑथेंटिक कंटेंट है। आपकी कॉपी को देखकर टीचर को ये लगे कि आपने जो चीज़ें लिखी है वो बड़ी यूनिक सी है। ऐसे ही नहीं है कि भाई जो बच्चे ने आगे के जिस बच्चे ने जो चीज़ें लिखी थी उसी को आपने रिपीट कर दिया। यानी एक तरीके से कहूँ कि कोचिंगों का जो है कॉपी पेस्ट कंटेंट जो है आपकी कॉपी में नहीं दिखना चाहिए। एक तरीके से यूनिक कंटेंट दिखे प्लस ऑथेंटिक कंटेंट जो है वहाँ पर आपका दिखे। और यूनिक ऑथेंटिक कंटेंट कब दिख सकता है, जब आपकी बेसिक सारी सारी चीजें कवर हो, एनसीईआरटी ढंग से कवर हो, स्टैंडर्ड बुक ढंग से कवर हो, न्यूज़पेपर आप ढंग से पढ़ते हो, अच्छी कोई मैगजीन ढंग से पढ़ते हो, और अच्छे कोई ऐसे यानी यूट्यूब वगैरह पर जो भी पढ़ाते हैं या फिर जो भी यानी कि दिखा यानी कि वीडियो वगैरह बनाते हैं उनको आप जो है अच्छे से फॉलो करते हो। तो यहाँ पर यूनिक और ऑथेंटिक कंटेंट जो आपके तभी जाकर जो है वो आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि आपने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाया या नहीं अपनाया। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपने बड़े बड़े जो सवाल है उनको फ्लैट जो है सपाट रूप में जो है एक तरफा लिख के आ गए हो। वहां पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है या नहीं है। देखो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच दो तरीके से होती है। ज्यादातर बच्चे जो इसको जो है सिंगल रूप में देख लेते हैं कि भाई सवाल आया उसके अलग अलग जो है सब पार्ट बना दिए। एक तो वो है मल्टी डायमेंशनल, मैं मानता हूं, लेकिन कई बार जो है मल्टी डायमेंशनल जो है पॉइंट के रूप में भी होती है। जैसे हेडिंग तो आपने एक ही डाली लेकिन उसके अंतर्गत जो पॉइंट आ रहे हैं ना उसमें मल्टी डायमेंशनल दिख रही है कि एक जैसे पॉइंट नहीं है, हर डायमेंशन को कवर करते हुए जो पॉइंट है। अगर आपने ये अप्रोच भी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह आपको अलग अलग हेडिंग डाल के लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर विश्लेषण के सवाल आते हैं वहां पर तो दरअसल ऐसे ही होता है कि एक हेडिंग जो है वो रहती है और उसी के नीचे जो है मल्टी डायमेंशनल रूप में जो पॉइंटों को जो लिखा जाता है। ज्यादातर मामलों में लास्ट में जाकर जो है दो पॉइंट आप खोल देते हैं कि भाई चुनौतियां क्या है, उपाय क्या है, वैसी चीजें की जा सकती है। लेकिन अगर आपने इस विश्लेषण के सवालों में ये अप्रोच अपनाई है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर चीजें जो है सवाल सिंपल आ रखे होते हैं तो वहां पर जो है सब हेडिंग वगैरह का जो है काफी जो है वो आपके रोल हो जाता है। इसके बाद में क्या है आपके कि आपने रिपोर्ट को, डेटा को, कमिटी को, जजमेंट को, केस स्टडी को, आयोग को, इनके रेफरेंसेस के रूप में जो कितना आपने प्रयोग किया है। अगर आप कहीं पर भी जो है रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, आप सेकेंड आरसी की बात कर रहे हैं, आप जो डेटा में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें, कमेटी में आप जो है आप किसी भी ऐसे जैसे सेकेंड आरसी हो गई या फिर मैं कहूँगी और भी कमेटी जैसे कि अभी जो किसानों को लेकर जो दुगनी जो उनकी आय उनको लेकर जो समिति बनी उनकी आप बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन जो आयोग है उनकी अगर बात कर रहे हैं, जजमेंट में जैसे कि एक वो संसदीय जो संप्रभुता वाला सवाल आ रखा तो वहां पर जो अगर आप केस वनंत भारतीय जजमेंट की बात कर रहे हैं, मिनरवा मिल्स जो वाद हो रखा है उसकी अगर बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है वो आगे हैं। अगर केस स्टडी की आप अगर बात कर रहे हैं जैसे कि वहां पर एक सवाल आ रखा था जनजाति समाज को लेकर आ रखा था कि भाई उनको उनके आवाज को लेकर और उन सब चीजों को लेकर एक सवाल था। तो वहां पर आप किसी ना किसी जनजाति की केस स्टडी जो है वहां पर लिख सकते थे कि जिस तरीके से वो जनजाति आगे बढ़ी है इसी तरीके से ये जनजाति भी जो है वो आगे बढ़ सकती है। बस सरकार को राइट दिशा में जो है बस कदम उठाने हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें आपने जो कितनी सटीक रूप में की है तो वहां पर जो है आपको जो बढ़त मिल सकती है। मैं खुद मानता हूं कि ये चीजें अभी आरएस के लेवल पर इतनी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, यूपीएससी के लेवल पर बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो तो कोई बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कट ऑफ डिसाइड करने में इतने ज्यादा काम नहीं आएंगी चीजें। यहाँ पर है कि आपका सिलेक्शन एकदम श्योर श्योर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो काम आने वाली है। अगली चीज क्या है
कि स्टैटिक प्लस करंट का जो है वो लिंकेज आपने कितना सटीक रूप में किया है। ये कंटेंट के पार्ट में ये ध्यान रखें कि भाई सवाल आ रखा है, सवाल को देखना आप इंट्रो में कितना जो है आपने करंट को लिंक किया है स्टैटिक के साथ, और प्लस करंट का अगर सवाल है तो उसमें स्टैटिक को कितना लिंक किया आपने अच्छे से। जैसे कोई भी सवाल आ रखा है करंट, जैसे कि राज्यपाल वाला आ रखा था करंट को उनकी जजमेंट को लेकर, तो वहां पर आप जो स्टैटिक पार्ट को जो है इंट्रो में कोट कर सकते थे कि भाग जो 6 है आपके, भाग 6 में जो है वो आर्टिकल जो है 153 में जो है राज्यपाल के पद का जो है प्रावधान है, तो वहां पर क्या हो गया कि स्टैटिक पार्ट लिंक हो गया करंट से, जबकि सवाल है वो करंट का, और लास्ट में जाकर जो है आप वापस स्टैटिक को लिंक कर सकते हैं करंट से। कैसे? सरकारी आयोग है आपका प्लस पूंची आयोग है, उनका आप जिक्र कर सकते थे। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको जरूर ये याद होगी चीजें, या सेकंड एआरसी को कोट कर सकते थे। इस तरीके से आपने कितने चीजों को लिंकेज किया। देखो जब स्टैटिक सवाल आ रहा है और उसमें आप करंट का कोई भी फैक्ट अगर लिख रहे हैं तो टीचर एकदम जो है उसके दिमाग में जो है आती है चीज भी, बच्चे को जो है हर चीजें जो है आसपास की चीजें पता है। ऐसे ही करंट का सवाल है और वहां पर स्टैटिक के पार्ट को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो टीचर को यह भरोसा हो जाता है कि बच्चे जो है अच्छे से लिंकेज कर पाता है, प्लस सवाल को जो है डीप में अंडरस्टैंड भी कर पाता है। तो दो चीजें अभी तक पूरी हो चुकी है। पहली होगी आपने डिमांड कितने अच्छे से पूरी की है, दूसरी चीज होगी आपका कंटेंट किस तरह का है, तीसरी चीज है आपके कि आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो किस तरह का है। प्रस्तुतिकरण मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट के बाद आपकी प्रेजेंटेशन, ये ध्यान रखें। तो यहां पर क्या है, प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है। पहली चीज आपकी क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपने किस तरह की है। फ्रेमिंग अगर ढंग से नहीं की है, आपकी कॉपी को देखा टीचर ने, कॉपी को देखने के बाद ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी उलझुलू लिख रखा है, ना तो ये पता लग रहा है कि इंट्रो कहाँ है, ना ये पता लग रहा है कि मेन बॉडी का है, ना ये पता लग रहा है कि कंक्लूजन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। अगर ऐसी चीजें हैं तो इसका मतलब है कि फ्रेमिंग जो है वो ढंग की नहीं है वहां पर। तो वहां पर आपने इंट्रो को, बॉडी को, जो कंक्लूजन को जो है अच्छे से लिखा है, अच्छे से उनको फ्रेम किया है। और फ्रेम जो है सवाल पढ़ते ही जो फ्रेमिंग शुरू हो जाती है कि भाई सवाल कुछ भी पढ़ा आपने, राज्यपाल को लेकर सवाल पढ़ा तो सीधा दिमाग में आ गया इंट्रो में यहाँ पर जो है संविधान आर्टिकल वगैरह को कोट करूंगा, फिर बॉडी का जो है कंटेंट जो आपने लिखा भाई करंट से मैं जो है बॉडी को लिखूंगा, फिर कंक्लूजन में आ गया कि मैं सरकारी आयोग वगैरह का जो जिक्र करूंगा। तो इस तरह की अगर फ्रेमिंग आप कर रहे हो अच्छे से और चीजें एकदम अलग अलग दिख रही है तो चीजें जो है वहां पर आपको जो है नंबर जो है बहुत ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा क्या है, आपका आंसर जो कितना स्ट्रक्चर्ड है। दरअसल ये फ्रेमिंग से जो है डायरेक्ट लिंक हो रखा है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंट्रो से लेकर जो है निष्कर्ष तक जो है रेशनल फ्लो होना चाहिए आप में। रेशनल फ्लो कैसे होना चाहिए, जैसे कि भाई पॉइंट्स में जो है ऊर्जलूल रूप में ना आए, यानी कि इंट्रो को आपने शुरू किया, मेन बॉडी में आए, कंक्लूजन में आए, तो वहां पर एक जो है आपको मैं कहूँ कि एक तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पॉइंट आ रहा है दूसरे पॉइंट को जो कुछ ही लिख दिया आपने, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक फ्लो होना चाहिए और टीचर को ये लगे कि भाई आप एक ही आंसर को लगातार पढ़ते जा रहे हैं। टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से किसी दूसरे जो सवाल था उसका आंसर आपने बीच में लिख दिया हो। तो यहाँ पर तभी अगर आप स्ट्रक्चर्ड आपका आंसर है और टीचर को ऐसा लगे कि यार सच में जो है बच्चे में जो है गहराई बड़ी है, तो आपके जो नंबर शायद ही कोई काट सकता है। ये ध्यान रखें आप, वहां पर उतलापन नहीं लगना चाहिए बस, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। तीसरी चीज है किसमें, प्रेजेंटेशन में, ये ध्यान रखें आप मैप, ज्योग्राफी के सवाल हैं, अगर आप वहां पर मैप बना के नहीं आ रहे हैं तो आपको जो है वो खतरा है। जैसे कि यूक्रेन रूस का अगर कोई मामला है वहां पर आप मैप बना सकते थे। ऐसे ही आपके जो 10 वो जैसे कि पूछे थे वो नाम किसमें, मेगा डाइवर्सिटी वाले नहीं, जैसे कि वो ग्लोबल हॉटस्पॉट वाले पूछे थे, वहां पर आप मैप बना सकते थे। अगर वो सब चीजें किए तो एक आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है सब लड़ाई जो है आधे एक नंबर की ही है। तो अगर आपको वहां पर श्योर सिलेक्शन लेना था तो मैपिंग जो है बड़े काम आ सकती है। जैसे यूपीएससी में जो है जो GS1 का पेपर है वहां पर जो पूरी मैपिंग काम आती है और बच्चे हर सवाल में लगभग मैप बना के आते हैं और आधा एक नंबर जो है वो लेकर जो चले जाते हैं हर सवाल में एक्स्ट्रा, ठीक है। और जैसे IR है उसमें भी मैप बन सकता था, ठीक है ना। रूस यूक्रेन वाले युद्ध में जो सवाल आ रखा था वहां पर भी मैप बन सकता था। तो ये सब चीजें हैं। और यानी कि लेकिन ये ध्यान रखें मैप वहीं पर बनाना था जहां जरूरत थी। अगर जहां जरूरत है वहीं पर अगर आपने मैप बनाया है तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और मैप के साथ ही है या फिर उसी के अकॉर्डिंग है डायग्राम वगैरह, जहां जरूरत थी वहां पर। जैसे कि एक सवाल आ रखा था अग्र मस्तिष्क का, तो वहां पर अच्छे से आपने डायग्राम बनाया या नहीं बनाया। लेकिन एक चीज मैं बता दूं तो मैं खुद शायद अग्र मस्तिष्क का जो डायग्राम जो छोड़ के आया था, थोड़ा सा टाइम कम पड़ने के कारण प्लस डायग्राम ढंग से बन नहीं रहा था, इस चक्कर में मैंने भी छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में 4 चीजें आ गई आपके, फ्रेमिंग, स्ट्रक्चर्ड आंसर, मैपिंग प्लस डायग्राम। ये अगर चीजें आपके हैं वहां पर तो टीचर को देखते ही पता लगेगा यार समझदार बच्चे की कॉपी है, इसको तो नंबर मिलने चाहिए। उसकी पहली फीलिंग ही होगी कॉपी देखते ही, ये ध्यान रखें आप। और चौथी चीज आपकी हैंड राइटिंग। देखो 3 चीजें होती है मेरे हिसाब से मेंस में, कोई भी चीज अगर मेंस आपको निकालना है 3 चीजें हैं, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग। अगर किसी बंदे की तीनों चीजें अगर अच्छी है तो उसको मेंस पास करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर तीनों में से कोई भी अगर थोड़ी सी भी अगर कमजोर है ना तो वहां पर उसके जो खतरे बढ़ जाते हैं और किस्मत पर जो है वो चीजें बहुत ज्यादा निर्भर करने लगती है। इसलिए अगर किसी की हैंड राइटिंग है तो हैंड राइटिंग के 3 पैटर्न दिखते हैं। क्या पहला पैटर्न है, बहुत अच्छी है, दूसरा है एवरेज है, तीसरा है खराब है। जिसकी बहुत अच्छी है मान के चलिए कि आपको जो है बड़ा जो है फायदा होने वाला है, एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं, कम से कम 20 से 40 के बीच जो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं।
ये आपके पास जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अगर सही दिशा में गई तो इतना फायदा आपको मिल सकता है। प्लस अगर एवरेज है आप उन्हें नुकसान होगा न फायदा होगा, लेकिन जिसकी बहुत अच्छी है उससे आपको नुकसान हो जाएगा। जैसे कि आपका कंटेंट जो है वो शानदार है और इस बंदे का जो है जो बहुत अच्छी सी हैंडराइटिंग उसका कंटेंट वीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा बढ़त बना ले हैंडराइटिंग के आधार पर। ऐसी चीज़ें होती है। कई सारे इन चीज़ों को खारिज करते हैं कि हैंडराइटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं है, हैंडराइटिंग से खूब फर्क पड़ता है। यूपीएससी की तुलना में फिर भी आरएस में हैंडराइटिंग का कम फर्क पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन फर्क पड़ता है, ये ध्यान रखें। यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पर तीसरी चीज़ है खराब। खराब है तो भाई साहब आपके यहाँ नुकसान होगा, ठीक है। और नुकसान इतना हो सकता है कि हो सकता है कि आपको जो है सिलेक्शन की लिस्ट में बाहर निकाल दें, ये एकदम हकीकत है। फिर भी जो है आरएस में तो ये भी जो है वो ऐसी जो है वो बातें कही जाती है कि भाई जिनकी खराब से खराब हैंडराइटिंग थी उनका भी सिलेक्शन हुआ है। मैं मानता हूं कि उनका भी हुआ है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है किस्मत पर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना कि भाई टीचर जो ढंग से पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। अगर उसने नहीं पढ़ा तो आपके नंबर काट देगा, और एक पेपर में भी अगर बहुत ज़्यादा नंबर डाउन चले जाते हैं तो कितना मामला रिस्की हो सकता है, आप खुद सोचिए। और आज के दौर में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है, क्यों कोई भी आपकी चीज़ कमजोर होनी चाहिए। हैंडराइटिंग अगर ढंग की नहीं है, कम से कम आप एवरेज की तरफ तो जो है बढ़ सकते हैं, ताकि जो है उस लेवल का जो नुकसान न हो। अगर खराब हैंडराइटिंग है, मैं सच में कहता हूं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगले अटेम्प्ट के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी मामले में हैंडराइटिंग आपकी जो है वो कम से कम खराब ना रहे। पांचवी चीज़ है कि पेपर को आपने कितना पूरा किया है, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए, है ना। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ इधर उधर है नुकसान में जा सकते हैं आप, ये ध्यान रखें। जैसे कि क्वेश्चन कुछ भी आपका एक भी सवाल नहीं छूटा हो। अगर कई सारे ऐसे होते हैं जिनकी जो है क्वालिटी बड़ी शानदार होती है, इस कारण से अगर उनका एक दो सवाल छूट भी गया ना, छोटे वाले दो दो नंबर वाले, तो कोई परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई क्वालिटी ने बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो बीच में जो मजदार में होते हैं। तो सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि एक भी सवाल मत छोड़ो, और क्वालिटी को जो है आप एवरेज या अबो एवरेज लेकर चलो। कोई एक ही सवाल में सारा का सारा जो है आपको ज्ञान जो है झाड़ना नहीं है। एक ही सवाल में रह गए तो बाकी सवाल जो छूटने का जो है वो डर रह जाता है। तो आपने कोई सवाल अगर नहीं छोड़ा है तो थोड़ा बहुत आप जो है मान सकते हैं, थोड़े से आप सेफ में हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। सवाल नहीं छोड़ने का मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गई होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो है कॉपी एक जैसी दिखे, यानी कि शुरू का पेज अगर टीचर ने देखा, लास्ट पेज तक उसे लगे कि भाई एक इंसान की कॉपी है। और जब एक की इंसान की कॉपी कब लगती है, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, जब आपने ढंग से जो आंसर राइटिंग की है। और वो कॉपी कैसी दिखनी चाहिए, सुंदर व अच्छे कंटेंट से भरी हुई। ऐसा नहीं है कि पहले दो पेज में तो शानदार लिख रखा है एकदम सब कुछ, कि भी हाँ क्या मोती जैसा लिखा है, क्या कंटेंट लिखा है, और तीसरे पेज से कचरा करना शुरू कर दिया, तो आपका जो टीचर होगा वो भी आपका कचरा करना शुरू कर देगा, नंबर जो है काटता जाएगा लगातार। ये ध्यान रखें आप। और छठी चीज़ क्या है कि सिंपल वे मॉडरेट जो सवाल थे, सवालों में बेस्ट दिया या नहीं दिया। देखो इस बार आरएस का पेपर ऐसा था कि टफ सवाल सच में बहुत ज़्यादा टफ थे, तो वहां पर हो सकता है कि अधिकतर जो बेस्ट ना दे पाए, लेकिन जो सिंपल सवाल थे, जो मॉडरेट थे, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाली है कि यहाँ पर जो है आपने कितना बेस्ट दिया अपना। सिंपल अगर सवाल आ रखा है तो आपने क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है कि आप दूसरों से अच्छे नंबर ज़्यादा ले सकते थे। प्लस अगर मॉडरेट सवाल है तो वहाँ पर आपने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ लिख के आए हो कि जो है 100% आपको जो दूसरों से अच्छे नंबर मिले। तो सिंपल और मॉडरेट सवालों को ढंग से जो है वहाँ पर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। और दूसरी चीज़ इसमें ही है कि टफ क्वेश्चन में जो है आपने दिमाग को जो है अपना खुला रखा हूँ। कई सारे से टफ सवाल थे जहां पर अगर आपने अपने दिमाग को खुला रखा है तो आप अनुमानों के आधार पर जो है आप सवाल को ढंग से लिख सकते थे। जैसे कि सम्राट यंत्र का कोई सवाल आ रखा था, तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप अनुमान वगैरह या फिर इधर उधर चीजें लॉजिक भी अगर लगाते तो शायद हो सकता है कि उसके आसपास जो आप आंसर जो है वो लिख के आ जाते। इसीलिए टफ सवाल हैं, कई सारे सवाल टफ थे, लेकिन अगर आपने दिमाग खुला रखा है तो हो सकता है कि आप 5-10 नंबर की ऐसे लीड ले लो अपने से, है ना। आसपास के जो भी बच्चे थे उनसे लीड ले सकते हैं, और सच में ली जा सकती है। कई बार मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है कि जो सिंपल सवाल होते हैं वहां तो मेरे नंबर आ जाते हैं कम, और जो टफ सवाल होते हैं वहां पर तो नंबर आ जाते हैं ज़्यादा। ऐसा भी होता है, ये ध्यान रखें आप। सातवीं चीज़ है रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। अगर रिवीजन आपका मजबूत है तो मान के चलिए कि आपने आंसर भी मजबूत लिखे होंगे, अगर प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें चली है तो। प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर रिवीजन के सिर्फ रिवीजन से भी चीज़ें नहीं चल सकती। तो रिवीजन अगर कम है, तो रिवीजन कम होता है तो क्या होता है, इंट्रो ढंग का नहीं लिख पाते, मेन बॉडी में पॉइंट ही याद नहीं आते, और फिर आती है हड़बड़ाहट आपकी कि बीच में आंसर को लिखते लिखते छोड़ दिया क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है, और लास्ट में जाकर जो है आधा पेज छूटा पड़ा है, और है ना, इसके कारण जो है एक खराब जो इंप्रेशन पड़ता है। तो रिवीजन जितना था उतनी आप सटीक पॉइंट लिख पाएंगे, उतनी आप फ्रेमिंग ढंग से कर पाएंगे, और स्ट्रक्चर जो उतनी जो है आपका आंसर जो है वहां पर दिखेगा। रिवीजन नहीं है तो हड़बड़ाहट होगी, जल्दबाजी होगी, और उस चक्कर में जो आप अपने आंसर की डिमांड भी जो है वो बीच में भूल सकते हैं। यहाँ पर इसका मैं ना इसके साथ क्या भाई, हर सब दिमाग में जो छपा हुआ होना चाहिए आपके। कोई भी सवाल देखा हाथों हाथ दिमाग में जाना चाहिए कि भाई हाँ यहाँ पर ये चीज़ थी और यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं कि सवाल पढ़ा और 2 मिनट तक सोच ही रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वो स्थिति है तो पहले बात तो पेपर पूरा नहीं होगा ढंग से। दूसरी बात की आप सवाल जो है कई सारे जो हैं उनमें जो है कंटेंट जो है उसको जो है डैमेज करके आ जाओगे। और 8वीं चीज़ है आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस।
ये आपने किस लेवल पर की है। अगर आपने प्रीलिम्स पास किया और सिर्फ उसके बाद भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी खतरे में हो, और यानी खतरे में हो, लेकिन अगर आप किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छी कर ली है तो वो जो है हो सकता है खतरे से बाहर चला जाए। और साथ में जो है प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो क्वालिटी को भी जो है उन्होंने मैनेज किया है। जैसे कि आरएस में यार सबसे बड़ी अगर कोई चिंता है ना, वो है कोचिंगों के लेवल पर सबसे बड़ी चिंता है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि दरअसल सिर्फ कोर्स बेचे जा रहे हैं। आरएस में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे पूरे एग्जाम में, वो आपका आरएस मेंस का, और वहां पर उसकी कोई बात नहीं करता है कि आप जो है आंसर अपनी आंसर राइटिंग स्किल को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हैं, कोई बात नहीं कर रहा। बात होती है सिर्फ प्रीलिम्स की कि यहाँ प्रीलिम्स कैसे पास कर लो, और लास्ट में जाकर इंटरव्यू के बच्चों को पकड़ लेते हैं ताकि जो है पोस्टर छापने के काम आ जाए। यहाँ पर जो बेसिक चीज है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, वो कोई बात नहीं कर रहा, और यही जो है सबसे बड़ी जो दिक्कत पैदा कर रहा है। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है बच्चे मात खा जाते हैं। जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती है तो पेपर छूटते हैं, ढंग से फ्रेमिंग नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड आंसर जो नहीं लिखे जाते। और यहाँ पर अगर आपकी वीकनेस है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है आपको नंबरों में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप मान के चलिए कि दूसरों से आप जो है वो आगे हैं। नौवीं चीज़ क्या है कि कोई सेक्शन जो है रिलेटिव रूप में जो है बहुत ज़्यादा आपका कमजोर नहीं हो, है ना। रिलेटिव रूप में मैं कह रहा हूँ, कमजोर तो कईयों के सेक्शन होते हैं केस, है ना, लेकिन रिलेटिव रूप में कि भाई आपका इतना सेक्शन कोई कमजोर नहीं हो कि आपको जो है चीज़ें खराब हो जाए। इथिक्स आप कितनी कमजोर नहीं हो कि पूरा पूरा सेक्शन ही आपको जो है छोड़ना पड़ गया हो, या फिर जो है बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज चीज़ें हो गई हो। तो अगर वैसी चीज़ें अगर नहीं हुई है तो आप एक सेफ जोन में हो। लेकिन ऐसे दो सब्जेक्ट कोई बड़े बड़े हो गए जहाँ पर आप जो है काफ़ी नीचे चले गए हो, जैसे कि मान लीजिए कोई यूपीएससी का बच्चा है और अब इतिहास जो है, इतिहास में बहुत ज़्यादा बिलो चला गया है तो उसको नुकसान हो सकता है। और यूपीएससी का ही कोई बच्चा है, उसने जो है हिंदी और इंग्लिश ढंग से कवर नहीं की है तो वहाँ पर जो नीचे चला जाएगा, भले ही उसने यूपीएससी की तैयारी की हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी तो इतिहास में जो है ऐसा है कि राजस्थानी इतिहास को जो है बड़ी कम इंपॉर्टेंस जो है वो मिली हुई है, तो चीज़ें जो है वो मेंटेन हो सकती है, लेकिन पेपर 4 में नहीं हो सकती। पेपर 4 में अगर अगली चीज़ है कि जो आपका पेपर 4 है उसमें हिंदी व इंग्लिश को जो है वो समान रूप में अटेम्प्ट किया हूँ, है ना। होता क्या है कि राजस्थान में ज़्यादातर जो है वो होता है कि हिंदी सबकी मजबूत होती है बहुत ज़्यादा, तो जब सबकी मजबूत होती है ना तो लगभग सबको एक जैसे नंबर मिल जाते हैं, है ना। तो लेकिन तो सबको हिंदी में एक जैसे नंबर मिल रहे हैं लगभग, है ना। कई होते हैं ऐसे बच्चे जो हिंदी में बहुत बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, लेकिन वो कुछ एक ही होते हैं, है ना। ज़्यादातर जो है वहीं पर होते हैं आसपास ही। तो तब क्या होता है कि इंग्लिश में कम से कम आपने जो है ढंग से आंसर लिखे हैं, एवरेज स्तर पर अगर लिखे हैं, और हिंदी को अगर आपने बेस्ट दे दिया है तो आप जो एक अच्छी पोजीशन में हो। ऐसा नहीं हो कि हिंदी को तो आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया लेकिन इंग्लिश में कचरा करके आ गए, तो यहाँ पर फिर चीज़ें परेशान करने लगती है। फिर जो वही चीज़ें डिपेंड करती है, यार मेरी अब किस्मत कैसी होगी, अगर इंग्लिश मैंने खराब कर दी तो टीचर मुझे कितना समझेगा, कितना वो मुझे मेरे पर दया करेगा, उन चीज़ों पर चीज़ें ज़्यादा जो डिपेंड करने लगती है। फिर उन पर भी डिपेंड करने लगती है कि पेपर फर्स्ट, पेपर टू, पेपर थर्ड में कितना नुकसान होगा। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ मैंने लिखी भी, या तो एक को बेस्ट दो या दूसरे को एवरेज तक कम से कम आप ले जाओ। इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में बेस्ट दो, हिंदी को कम से कम एवरेज तक आप ले जाओ। ये चीज़ें की है तो सबसे बेस्ट है। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं, यानी कि वो ना के बराबर हैं वैसे तो, जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश को भी अगर सबसे बेस्ट लेवल पर अटेम्प्ट किया है तो उनका तो सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं पाएगा, है ना। और फिर है अपने 11वां पॉइंट की यूपीएससी की स्टूडेंट की जो है कितनी भागीदारी थी। ये 100% सच है कि यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है यहाँ पर बढ़त है, मैं खुद मानता हूँ कि बढ़त है, लेकिन तभी बढ़त है जब उन्होंने ढंग से आरएस के सब्जेक्ट को पढ़ा है ना। लेकिन तब अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो कोई बढ़त नहीं है, ये मान के चलना, आप डरना ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे कि अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हिंदी नहीं पढ़ी है, इंग्लिश ढंग से नहीं पढ़ी है, तो कुछ नहीं होना, ये मान के चलें आप, कुछ भी नहीं होना, फालतू में डरना ही नहीं है, कुछ नहीं होना। छोटे सब्जेक्ट कई सारे हैं, उनको अगर ढंग से कवर नहीं किया है ना, या फिर बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए, कई सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट जो है पूरे यूपीएससी से आउट चल रहे हैं, तो वहां पर भी उनका कुछ नहीं होने का। तो ये सब चीजें हैं जहां पर जो उनको ध्यान देने की जरूरत थी। लोक प्रशासन में वो छोड़ के चले गए पूरा का पूरा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यूपीएससी के कई सारे स्टूडेंट हैं जो वहां से जो है फेल होकर आए हैं और अच्छी प्रिपरेशन उन्होंने आरएस की है, तो वो कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिशन को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें डिपेंड करेगी यूपीएससी के बच्चों की कितनी भागीदारी रही है। जैसे कि शायद मुझे जितना बच्चा पिछली बार जो रैंक आई थी, उन्होंने भी यूपीएससी प्रिपरेशन शायद मेरे हिसाब से की थी, शायद प्रीलिम्स वगैरह कुछ निकले नहीं थे तो वहां से वो आ रहे थे। लेकिन प्रीलिम्स अगर नहीं भी निकला हो तो कहीं ना कहीं जब पूरी पूरी होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है यूपीएससी की, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह शानदार हो जाती है। बच्चे को सारी चीजें समझ में आ जाती है कि अच्छा आंसर क्या होता है और क्या नहीं होता। और वहां पर कोचिंग वगैरह भी ढंग से कुछ ही से ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ कोचिंग ढंग से जो है इन पर जो है काम कर लेती है कि आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए। आरएस में लेकिन अभी भी जो चीजें बहुत ज्यादा यहाँ खराब है। और 12वीं चीज आपकी कॉपी चेकर कैसा आपका, यहाँ पर चीजें किस्मत पर डिपेंड करती है। अगला अगला के माइंडसेट किस तरह का, देखो अलग अलग कॉपी चेकर होते हैं। एक होते हैं बहुत ज्यादा टफ करते हैं ना, मनुष्य टाइप के जो होते हैं, उनके दिमाग में होता है कि मेरे बच्चों के नंबर काटने कैसे हैं, इस तरह के होते हैं। तो वो क्या करेंगे, शानदार आंसर अगर आपने लिखा है 10 में से फिर भी 4 नंबर देंगे। दूसरे होते हैं वाजिब नंबर वाले कि बच्चे ने ढंग से लिखा है तो मैं नंबर दूंगा, 100% दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ढंग से नहीं लिखा तो काटूंगा। तो आपको क्या करेंगे, वो 10 में से 5 नंबर दे देंगे, है ना। और जो तीसरे जो होते हैं वो होते हैं ढीली मार्किंग वाले कि भाई
थोड़ा सा ही बच्चे ने अगर जो है अच्छा आंसर लिखा तो बेच जाते हैं कि वह कम से कम लिखा तो है इसने, तो वहाँ पर आपको 10 में से 6 नंबर दे देगा। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और यहाँ पर आती है आपकी सब्जेक्टिविटी, ये ध्यान रखें। ये सब्जेक्टिविटी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको भरोसा नहीं हो, विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जाइए आप, वहाँ पर अगर ऑनलाइन जाओगे तो आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी। आप टॉप 100 के बाद की कॉपियाँ देखना एक बार, कई सारी ऐसी कॉपी आपको मिलेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। वहाँ पर होती है किस्मत कि भाई ढंग का कॉपी चेकर मिल गया, जिसकी जो है डेली कॉपी चेक करने की आदत थी, इसलिए पास हो गए। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया आपकी किस्मत। प्लस एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखें कि आपके आगे और आपके जो पीछे बच्चे बैठे हैं वो किस तरह के हैं। कम से कम आपके आगे के जो 5-10 बच्चे हैं और कम से कम पीछे के जो 5-10 बच्चे हैं, उनसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। मान लीजिए आपके जो आगे 3 बच्चे बैठे थे, उन्होंने शानदार आंसर लिखे हैं तीनों ने, और आपकी एकदम से कॉपी आपकी थोड़ी सी अगर बिलो एवरेज भी चीज़ें चली गई ना, तो वो नंबर काट देगा। भले ही जो है वो डेली मार्किंग वाला भी हो, तो भी चीज़ें खराब हो सकती है। इन पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। प्लस आपने बस ठीक ठाक आंसर लिखे हैं और पीछे वाले ने शानदार लिख दिए बहुत ज़्यादा, तो वो नंबर और ज़्यादा एक्स्ट्रा उनको बांट देगा, आप रिलेटिव रूप में कमजोर पड़ जाओगे। इसलिए आगे पीछे आपके किस तरह के उन पर डिपेंड करती है। आपके मान लीजिए आगे बस ऐसे ही बैठे हैं, वनडे एग्जाम के बच्चे बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस वगैरह ढंग से नहीं की थी, आगे के 500 के 500 ने आंसर खराब लिखे हैं बहुत ज़्यादा, पीछे के 500 ने आंसर बहुत ज़्यादा खराब लिखे हैं, तो आप जो है बढ़त में हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो है वो चीज़ें निर्भर करती है। और बाकी मेरी तरफ से जो है रिजल्ट की जो है आप बिल्कुल भी जो आप टेंशन ना लें। कमजोरियों को पहचाने कि कौन कौन सी कमजोरियां रही है, हर सब्जेक्ट को पकड़ो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसी की हिंदी कमजोर रह सकती है, इंग्लिश कमजोर रह सकती है, छोटे सब्जेक्ट कमजोर रह सकते हैं, लोक प्रशासन कमजोर रह सकता है, एथिक्स कमजोर रह सकता है, या फिर किसी को लगे कि मैंने एग्जाम्पल ढंग से कोड नहीं किए, कोई कमेटी डेटा जो कोड हो सकता है तो उतना कोड नहीं किया, या फिर कईयों को लगता है कि यार जिस तरह की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी वो मैंने वैसी नहीं की, करंट अफेयर्स पर जितना फोकस करना था उतना नहीं किया। तो अगर इन चीज़ों को पहचानो आप और उन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ठीक है ना, तभी जो है जाकर आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो कुछ कोई मतलब नहीं उन चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ें थी जिन पर आपको जो है अगर आगे आप प्रिपरेशन करो तो इन पर आप ध्यान रख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो अपने मेंस को जो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से राम राम साहब।